चलिए अब हम इन 10 सिद्धांतों की बात करते हैं कि ये जो 10 सिद्धांत हैं ये क्या हैं और इस पे थेरेपी हमारी कैसे काम करती है। तो पहला सिद्धांत क्या है, जरा पढ़िए एक बार एक लोग। सभी रोग एक, उनका कारण भी एक एवं उपचार भी एक है। गुड, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बात कह रहा है, साफ साफ क्लियर हो रहा है कि सभी रोग एक हैं, उनका कारण भी एक है और उनका उपचार भी एक है। कल हमने जब बात की थी कि जो जो भी चिकित्सा दी जाती है उनका मुख्य कारण क्या है, किसी को समझ में आया था नेचुरोपैथी में? बीमारी का मुख्य कारण क्या है हमारी? पंच महाभूतों में से पंचमहाभूत रोग का कारण थोड़ी ना पानी। बेटा। डाइट में डाइट। इंसान स्वयं है मैम, आपने बताया था कल। हाँ, और दूसरा विजातीय तत्व आ जाते हैं उसके कारण। गुड गुड, बहुत सही है ना। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार सभी रोग एक, उनका कारण एक है और उनकी चिकित्सा है, यानी प्राकृतिक चिकित्सा में सभी रोग एक ही हैं। यहाँ पे आप बात सुनिएगा कि जैसे रोग को अलग अलग नामों से हम जानते हैं। जैसे कोई स्वर्ण का आभूषण लेते हैं, कोई आप धातु लेते हैं तो उससे कई तरह के आप जेवर बना लेते हैं, है ना। उससे आप चाहे तो कंगन भी बना ले, झुमकी बना ले, हार बना ले, जो भी चाहे वो बना लेते हैं। लेकिन है धातु सिर्फ एक, वो स्वर्ण ही है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो विजातीय द्रव है वो अलग अलग स्थान पे जब इकट्ठे हो जाते हैं होने के कारण वो अनेक नाम से रोग के रूप में हमें दिखने लगते हैं, जिसे हम जो है क्या टॉक्सिन मैटर बोलने लगते हैं। कि जो विजातीय द्रव हमारे शरीर में इकट्ठा है और जहां पे भी जमा हो जाता है वो हम उस रोग का नाम दे देते हैं। हमारा जो शरीर है वो एक मशीन की तरह जो है कार्य करता रहता है, जिसके कारण जो शरीर में हमारे टॉक्सिन मैटर इकट्ठा हो जाते हैं तो वो उत्सर्जन तंत्र जो होते हैं उसके माध्यम से शरीर की गंदगी निकलती रहती है। कल हमने आपको बताया था कि शरीर की गंदगी निकलने के 3-4 मार्ग होते हैं। कौन कौन से मार्ग हैं? चार मार्ग हमने बताए थे, आप में से किसी ने? हाँ बोलिए। गुहा मार्ग है, यूरिन पास करके वहाँ से स्वेद स्वेद वाला बताया था आपने। आवाज आपकी आ नहीं रही है और कट भी रही, थोड़ा सा नेटवर्क सही करिए। बाकी लोग ये तो म्यूट रखिए थोड़ा सा। मैम एक गुदा मार्ग है, हाँ। एक एक मुख मार्ग से है, एक जो हम्म पसीने के माध्यम से निकलता है हम्म और एक यूरिन के माध्यम से जो निकल रहा है। हम्म देखिए, चार हाँ ये मार्गों से चार। निकलता है। गुड। शरीर की जो गंदगी है वो 4 मार्गों से निकलती है, हमारे स्वेट के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से और जो है कौन से श्वास प्रश्वास के माध्यम से शरीर की गंदगी स्वतः निकलती रहती है ना। तो जब ये अपना सुचारू रूप से ठीक तरह से अपना कार्य जो है गंदगी निकलती रहती है और ये कार्य करता रहता है तो वो जब ठीक से प्रकार से नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वो सड़ने लगता है। और सड़ने लगने के कारण, जिसके कारण क्या होता है, आंतों की सफाई ना होने पर जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आंतों की सफाई ना होने पर कब्ज हो जाती है। कल हमने आपको बताया था कि कब्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ही होती है। तो जब आंतों की सफाई नहीं हो पाती तो कब्ज की समस्या होती है। और कब्ज काफी क्रॉनिक होने के बाद लॉन्ग टाइम तक अगर रहती है तो पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर बवासीर हुई, बवासीर से प्रेशर हुई, अगर ये कंटिन्यू होती रही तो फिर क्या होता है, रक्त हमारा जो है दूषित होने लगता है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होता, जिससे हमारे शरीर में चर्म रोग भी हो जाते हैं, स्किन डिजीज होने लगती है। और हृदय पे फिर अधिक प्रभाव पड़ने के कारण हृदय रोग, श्वसन के कार्य में बाधा पड़ने लगती है और स्वास्थ्य संबंधी भी बीमारियां होने लगती हैं। मुख्य जो कारण है जहां पे अगर देखा जाए कि इन सब की जो जड़ है क्या है, विजातीय द्रव, है ना। टॉक्सिन मैटर जो है वो मेन इसकी जड़ है। इसीलिए जब सारे रोग एक हैं तो उनका कारण भी क्या है, एक ही है। कारण हमारा क्या है, टॉक्सिन मैटर। और उनका फिर निवारण क्या है, उसका उपचार क्या होगा? उपचार क्या होना चाहिए? उपचार भी एक होना चाहिए। नेचुरोपैथी। नहीं, नेचुरोपैथी नहीं, अभी हमने जो बताया उसमें से बताइए कोई वर्ड। विजातीय द्रव्य को बाहर शुद्ध बाहर भोजन और निकालना। वेरी गुड।
बहुत सही बेटा। विजातीय द्रव को बाहर निकालना, टॉक्सिन मैटर को बाहर निकालना, क्योंकि मेन रोग का कारण भी टॉक्सिन है, उसका जो है सारे रोगों की जड़ भी वही है, तो उसका उपचार भी तो है कि उस टॉक्सिन को हम शरीर से बाहर निकाल दें। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि उपचार भी वही होगा, वो शरीर से जो विजातीय द्रव का निष्कासन, शरीर से विजातीय द्रव को निकालने से शरीर की शुद्धि हो जाएगी, रोग समाप्त हो जाते हैं, और वे विजातीय द्रव जो होते हैं उनके समाप्त होने से शरीर हमारा स्वस्थ हो जाएगा, स्फूर्तिवान हो जाएगा, एक्टिव हो जाता है, जीवनी शक्ति भी जो है उसका जो है विकास होता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर शुद्धि को विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले उसकी क्लिनजिंग प्रोसेस की बात करते हैं कि इंटरनली जो है क्लिनजिंग प्रोसेस की बात होती है कि हम इंटरनल अंदर से आंतरिक रूप से पूरी तरह से सफाई करें जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो यहाँ पे बात है कि उसके माध्यम से शरीर की गंदगी को बाहर निकाला जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि जो सभी रोग एक हैं, क्योंकि वह एक ही प्रकार के कारण से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनका उपचार भी एकमात्र क्या है, विजातीय द्रव को बाहर निकालना। क्लियर आप लोग को ये वाला सिद्धांत? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं। दूसरा सिद्धांत हमारा क्या था? दूसरा सिद्धांत क्या है? रोग कारण कीटाणु नहीं, रोग का कारण कीटाणु नहीं। ठीक है। अब जब पहला सिद्धांत हमने पढ़ा कि उपयुक्त सिद्धांत से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि रोग का एकमात्र कारण क्या है, विजातीय द्रव। तो कीटाणु रोग का कारण कैसे हो सकते हैं? स्वस्थ शरीर में कीटाणुओं का अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन इसके विपरीत जो रोगी शरीर होता है उनमें कीटाणु का प्रवेश जल्दी होता है, उन्हें रोगी जल्दी बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा है कि एक नेचर के जो व्यक्ति होते हैं उनमें आकर्षक ज्यादा होता है। अगर आपका नेचर किसी से मिलता है तो आप जल्दी उससे अटैच हो जाते हैं, और अगर आपके नेचर उसके विपरीत होता है तो आप साथ में रहते भी आप उससे बातचीत नहीं करते हैं। ऐसी ही स्थिति यहाँ पे भी है कि जब जो एक नियम है कि प्रकृति का नियम है कि सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं सब सूक्ष्म परमाणु हैं और एक दूसरे से परस्पर आकर्षक विकर्षक होता रहता है। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि सिद्धांत के अनुसार कि कीटाणुओं का अस्तित्व उन्हीं शरीरों पर होता है जो जिनमें पहले से विजातीय द्रव विद्यमान होते हैं या रोगग्रस्त होगा। यहाँ पे क्या है कि जीवनी शक्ति जिनकी कमजोर होती है, विजातीय द्रव के कारण ही जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। इस अवस्था में कीटाणुओं का प्रवेश कहाँ पे होगा? उसी शरीर में होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे, अगर जहाँ पे कहते हैं कि गुड़ होगी वहां पे मक्खी होगी, जहां गंदगी होगी वहां मच्छर इकट्ठा होंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी कहा गया है कि कीटाणुओं का हमला उन्हीं पर होता है जहां पर उन्हें खाने को आहार मिलता है ना। तो स्वस्थ मनुष्य जो होता है उन्हें क्योंकि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में अगर वो कीटाणु जाते हैं तो वो जाके वहां पे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें खाने को कोई आहार नहीं मिल पाता है। रोगी शरीर में कीटाणु इकट्ठा रहते हैं, इसके कारण से यहाँ पे क्या होता है कि संक्रमण ज्यादातर जो है, जब कभी कोई महामारी फैलती है तो आपने देखा है कि वहां पे 100% लोग उसकी चपेट में नहीं आते हैं, 10 to 20% ही आते हैं। जो व्यक्ति बीमार हैं या जिनके घर में बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, जो पहले से अस्वस्थ हैं, उन्हीं के ऊपर ज्यादातर ये रोग हावी होते हैं। और बाकी लोग पे होते तो हैं, क्योंकि वातावरण में वो संक्रमण पहले होते हैं तो होता तो है, लेकिन वो 80% लोगों के ऊपर प्रभावित तो करते हैं, लेकिन वो 2-3 दिन अपने उसके प्रभाव को रखते हैं और वहीं पर जाके 2-3 दिन में उनकी जीवनी शक्ति से लड़के वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो रोगी शरीर होते हैं उन पे वो लंबे टाइम तक अपना प्रहार करके रखते हैं। तो यही कारण है कि उसकी जैसे हमने बताया कि जिसका आहार विहार रहन सहन सही होता है, जिनकी जीवनी शक्ति जो है अगर कमजोर है या जिसके शरीर में पहले से विजातीय द्रव भरा है, जिनकी जीवनी शक्ति प्रबल हो, उनमें कीटाणु जीवित नहीं रहते हैं, इसलिए वो रोगी नहीं होते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि रोग का प्रथम कारण जो है एकमात्र क्या है? क्या होगा एकमात्र कारण? हाँ, विषाक्त तत्व है जो कीटाणु नहीं है। यहाँ पे जो मेन एक कारण क्या है? विजातीय द्रव है ना, जो इसका कीटाणु को नहीं माना गया है। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए।
मैम ये पूछना चाहती थी, जैसे डायबिटीज है तो ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड एक बीमारी देखिए, है, तो ये लाइफ स्टाइल का भी है और जेनेटिक भी है। हाँ, कभी तो कभी मैम वंश। इसका हम सोचते हैं कि नेचुरोपैथी से इलाज हो सकता है, पर जैसे ट्यूबरक्लोसिस है तो इसमें हम्म। तो बैक्टीरिया होते हैं मैम, हम्म। तो इसका भी हो जाता है इलाज नेचुरोपैथी से? इलाज हमने कल भी बोला था कि इलाज हम सभी डिजीज का करते हैं, सभी बीमारियों का हम्म। इलाज होता है वहाँ पे। हम तो हम्म। अस्थमेटिक पेशेंट का, ब्रोंकाइटिस को, इनहेलर लेने वाले का 3 डेज में इनहेलर छुड़वा देते हैं। चाहे वो दिन भर में 6-7 बार ले रहा हो, चाहे वन टाइम ले रहा हो, चाहे उससे ज्यादा ले रहा हो। 3 डेज में, 3 डेज हमने ज्यादा बोल दिया, 2 डेज में ही इनहेलर पे उसकी संख्या कम हो जाती है, और सिर्फ इसी मिट्टी पानी से, बाकी कोई थेरेपी अलग से नहीं देते हम लोग। तो तो मैम उससे भी ठीक हो जैसे जाता है। हम्म। ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब उसमें बैक्टीरिया है, तो ये हम्म। नेचुरोपैथी मतलब यही मिट्टी पानी से ही ठीक हो जाते हैं? उसमें बैक्टीरिया को मारने के लिए हमको कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं देना होता, कुछ देखिए, अलग से अगर दवाइयाँ? किसी का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे बिल्कुल एलोपैथिक, तो हम एलोपैथिक के जो भी पेशेंट आते हैं वो मेडिसिन के खाते हुए आते हैं हमारे पास ऐसे स्थिति में। तो उस समय क्या होता है कि उनकी मेडिसिन हम तुरंत तो नहीं बंद कराते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ऐसे पेशेंट की आते ही मेडिसिन हम नहीं बंद करते हैं, कि उनको डॉक्टर तो डेली रिकमेंड करते हैं दवा खाने के लिए। उनका ट्रीटमेंट हम नेचुरोपैथी से करते रहते हैं, और उनकी मेडिसिन को उनसे हम बोलते हैं 2-3 दिन आप खाते रहिए। 2-3 दिन के बाद हमको बोलते हैं कि जिस मेडिसिन को आप 3 से 4 बार लेते हैं, उसकी टाइमिंग को थोड़ा सा हम बढ़वाने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मॉर्निंग में 9 बजे ले रहा है, फिर उसकी आफ्टरनून जो है 2 बजे है, शाम को उसकी फिर जो है इवनिंग टाइम का है, कोई टाइम फिक्स होता है। उस टाइम से आधे घंटे हम उनकी लेट उनको बोलते हैं कि मेडिसिन लेने के लिए। कुछ दिन उनको हम बोलते हैं कि आप उसको जो है हाफ हाफ घंटे जो है उसका जो है आधी आधी उसका जो है टाइम बढ़ा के लीजिए। फिर उसके बाद धीरे-धीरे हम जो है 1 घंटे करते हैं, 1.5 घंटे करते हैं, और फिर इससे हम क्या करते हैं, उनकी जो है टैबलेट को, जो 1 टैबलेट लेती थी उसकी जो है क्वांटिटी को हाफ कर देते हैं। उनसे बोलते हैं कि इसकी आधी टैबलेट आप लीजिएगा। उसको 2-3 दिन लेने के बाद फिर वन टाइम जो लेते थे मॉर्निंग की या इवनिंग की, एक टाइम की कोई टैबलेट उनकी हम बंद करवाते हैं। और ये प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप कराते रहते हैं, और कुछ मंथ में उनकी पूरी तरह से टैबलेट हम उनकी क्लोज करा देते हैं, इन्हीं ट्रीटमेंट को कराते कराते। लेकिन आते ही हम पेशेंट के नहीं बोल देते हैं कि पेशेंट खा रहा है 10 टैबलेट खा रहा है डेली की डेली, और उसको आते ही बोल दे कि नहीं नहीं बिल्कुल एलोपैथी बेकार है, आप मेडिसिन बंद कर दिए, आप हमारी नेचुरोपैथी में आइए और इसी से हम ठीक कर देंगे। ऐसा हम नहीं बोलते हैं। उनको हम मेडिसिन के लिए तुरंत तो नहीं बंद करते, लेकिन हाँ, कुछ टाइम पीरियड के बाद हम उनकी मेडिसिन को श्योर छुड़वा देते हैं। जैसे हमने इनहेलर के लिए बोला, इनहेलर 3 डेज में उनका इनहेलर छूट जाता है। वो बिना इनहेलर के रह सकते हैं, सिर्फ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेके। और हमारे पास तो ब्रोंकाइटिस, अस्थमेटिक पेशेंट भी काफी उससे आ चुके हैं, जो 8-8 बार इनहेलर लेते हैं, ऐसे भी आ चुके हैं और आते भी रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में चीजों को ठीक रिकवर किया जा सकता है, लेकिन हमने कल भी बोला था कि इन सब चीजों में टाइम लगता है। अगर ऐसी कोई मैम मैं बस इतना मतलब जानना चाहती थी, बहुत कुछ मैं समझ गई, पर हाँ जैसे कि आपने बोला कि विजातीय तत्व अगर पहले से हमारे अंदर हैं तो बैक्टीरिया उस पर हावी हो सकते हैं, हाँ तो बिल्कुल इन हावी। बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हमको दूसरा ट्रीटमेंट कुछ चाहिए होता है कि नेचुरोपैथी बस से ही देखिए, हो सकता है? उसको खत्म करने के लिए नेचुरोपैथी के साथ साथ हमने आपको बोला था डाइट प्लान के लिए भी जरूरी होता है। और भी हमारे ट्रीटमेंट जैसे बहुत सारे यहाँ पे चलते हैं अल्टरनेटिव थेरेपी के, जिसमें एक्यूप्रेशर है, प्राणिक हीलिंग है, जो भी थेरेपी आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन के साथ उनको पहले थोड़ी चीजों को करवा के इनको हम करवा सकते हैं। सिर्फ नेचुरोपैथी पे डिपेंड रहना है तो फिर उसके लिए पहले हमें उनकी स्थिति को देखना पड़ेगा कि उनको कितने साल से है, कितनी प्रॉब्लम है और उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, तब इसको हम आपको क्लियर कर पाएंगे। सिर्फ एक बीमारी नहीं होगी, फिर उन्हें उन्हें और भी कोई ना कोई परेशानी होगी, जिसके लिए आप ये बार बार पूछ रही हैं, तो वो पूरी नहीं अच्छे से। मैम, कोई ऐसा है नहीं अच्छा, एक्चुअली। है नहीं, मैं आप अपने दिमाग से बस ऐसे हाँ, पूछ रही मैं है ना। अपने से पूछ रही तो हूँ कि अगर इसको क्लियर, बैक्टीरिया है तो उसको खत्म कैसे फिर करेंगे, मतलब खत्म कर नेचुरोपैथी में? नेचुरोपैथी में फिर यही ट्रीटमेंट जो पंचतत्वों के होते हैं, उन्हीं ट्रीटमेंट के द्वारा, डाइट प्लान के द्वारा इसके साथ इसको खत्म किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें होती है नेचुरोपैथी में, सिर्फ पंचतत्वों के साथ बहुत सारी चीजें आती है, जिसके द्वारा इंटरनल उनको चीजें को करा के ठीक किया जा सकता है। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। अब इसके बाद हम जो है तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं। तीसरा सिद्धांत हमारा क्या था? तीव्र तीसरा। तीव्र रोग शत्रु नहीं बल्कि मित्र हैं। गुड। कल हमने शायद इस पे थोड़ी सी चर्चा भी की थी। तीव्र रोग किसे कहते हैं? जो एकदम जल्दी से आती आए, हो जल्दी।
जो ठीक हो जितनी जाती तेजी है। से हमारे शरीर में आते हैं उतनी ही तेजी से जी, हमारे शरीर से चले चली जाते जाती हैं। है। गुड। जैसे एग्जाम्पल में जुकाम। ठीक है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोगों को दो श्रेणी में रखा गया है। एक को रखा गया है तीव्र रोग और दूसरा कौन सा था? जीर्ण रोग, क्रॉनिक, हाँ, जीर्ण क्रॉनिक। रोग, जिसे क्रॉनिक रोग बोला गया था। जीर्ण रोग वो होते हैं जो शरीर में दबे रहते हैं और लंबे समय के बाद वो अपने जो है प्रभाव को प्रकट करते हैं, जिससे शरीर में रहते हुए, हमने कल भी बताया था कि शरीर में रहते हुए हमारा शरीर चलता तो रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे शरीर को वो जो है पूरी तरह से खोखला करता रहता है और लंबे समय के बाद वो अपना शरीर पर प्रभाव दिखाता है। इसके विपरीत अगर तीव्र रोग की बात करते हैं तो तीव्र रोग वो होते हैं जिनकी होने पर उस अवस्था में हम कार्य करने की स्थिति में नहीं होते हैं और वो शरीर जो है तीव्र गति, आज जब तीव्र रोग होते हैं तो, लेकिन अगर हम उसका उपचार कर लेते हैं तो वो आसानी से शरीर से चले भी जाते हैं। जैसे कहते हैं तीव्र रोग कौन है? तो तीव्र रोग को शत्रु नहीं बल्कि क्या कहा गया है? मित्र कहा गया है। जैसे सामने से वार करने वाला व्यक्ति जो है घातक नहीं होता है। यदि कोई, आप बैठे हो और आपके सामने आपके ऊपर कोई चीज फेंके तो आप अपने हाथ पैर जरूर उस पे बचाने के लिए उठाओगे, पर अगर आप बैठे हो और पीछे से कोई वार करे तो आप जो है उसको कुछ नहीं कर पाओगे। तो तीव्र रोग जो होता है वो सामने से वार करता है। वो आपको आपकी गलती जो है बताता है, आपकी गलती को एहसास कराता है कि आपने प्रकृति के साथ कुछ खिलवाड़ की है जिसके कारण आपके शरीर में ये गड़बड़ी हुई है और इसको आपको ठीक करना है। तो तीव्र जो जो सच्चा मित्र होता है वो आपकी भूलों की पहचान कराता है, आपकी गलतियों को बताता है, वो आपको सुधारने की वो चीजें बताता है, करता है। तो तीव्र रोग यहाँ पे शत्रु नहीं बल्कि मित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सामने से वार करने वाला व्यक्ति होता है उसमें संभलने का मौका मिल जाता है और तीव्र रोग के कारण शरीर में जो हमारे टॉक्सिन जो है निष्कासित हो रहे हैं, जो निकल रहे हैं, जैसे हमने कल बताया था वोमिटिंग है या लूज मोशन होने पर पेट और आंतों की सफाई होती है, जुकाम बुखार होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो विजातीय द्रव है वो हमारे कफ और पसीने के रूप से बाहर आ जाते हैं और जीवनी शक्ति का पुनर्विकास होता है। इससे क्या होता है, तीव्र रोग जो हमारे अंदर के जो विष को बाहर निकालते हैं। और किंतु जब क्या होता है कि तीव्र जो होता है तो व्यक्ति बहुत जल्दी जो है घबरा जाता है और घबराहट में वो जो है परेशान होके 1-2 दिन में ही वो दवा लेना शुरू कर देता है और वो जो दवाएं खाता है, दवाएं जो होती हैं वो उसके कार्य में बाधा डाल देती हैं, जिससे क्या होता है वो जीर्ण रोग को धारण कर लेता है, क्रॉनिक रूप हो जाता है। उदाहरण के लिए सिंपल सा, जैसे सर्दी जुकाम लगता है और उसके लिए आप मौसम बदलता है तो मौसम बदलने के कारण जो है शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया होती है, चेंजेस होते हैं, तो जिसके कारण शरीर की गंदगी बाहर निकलना चाहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन लेके उसको फिर से उसके कार्य में को रोक देते हैं और जो उस गंदगी को वो निकल रही है उसको हम जो है निकलने नहीं देते हैं। अस्थमा, जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधी की हमने बात की कि बार बार मेडिसिन लेने के लिए, जैसे जब सर्दी जुकाम होती है मेडिसिन लेते रहते हैं तो उसके कफ को जो निकाल रही है उसको हम उसमें रोक देते हैं, जिससे क्या होता है अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस साइनस ऐसी जैसी प्रॉब्लम जो है बहुत सारी क्रिएट होने लगती हैं। तो तीव्र रोग हमारी भूलों का स्मरण कराते हैं, गलत आहार विहार के कारण हुई, यानी अगर आपने कुछ खान पान में गड़बड़ी की तो जो हमें वोमिटिंग या दस्त ऐसी ठंडी चीजों के अधिक सेवन के कारण सर्दी जुकाम आदि इसके कारण जो भी चीजें होती हैं वो सब इसी के कारण से हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? मित्र कहा गया है, क्योंकि सच्चा मित्र हमारी भूलों की पहचान करा सकता है जिससे वो भूल हम दोबारा भविष्य में ना दोहराएं। तो यहाँ पे तीव्र रोग को शत्रु नहीं बोला गया बल्कि मित्र बोला गया है कि तीव्र रोग अगर आते हैं तो वो शरीर की गंदगी को निकालने आते हैं और वो हमें पुनः स्वस्थ कर देते हैं, हमारी जीवनी शक्ति को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए शरीर में आते हैं। तो ज्यादातर कोशिश करें कि यदि कभी हल्की फुल्की बीमारी अगर हो जाती है तो उसको रोकने का प्रयास न करें। 2-3 दिन वो गंदगी शरीर से निकल के वो निकाल देगी और फिर थोड़ी सी वीकनेस तो लगती है उस टाइम, लेकिन अगर थोड़ा सा आप रेस्ट करके और इस चीज को अगर उसको फेस करेंगे तो आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये बात हो गई कि तीव्र रोग शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। अब चौथे सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो चौथा सिद्धांत क्या है? प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। अब ये कैसे कह रहे हैं प्रकृति स्वयं चिकित्सक है? कि प्रकृति का संचालन जो है, प्रकृति जीव का संचालन करती है
और प्रत्येक जो है जीव जो होते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो उसके रह के जन्म मरण स्वास्थ्य रोग आदि का ध्यान रखती है। इसमें जीवनी इतनी शक्ति होती है कि जो जीवनी शक्ति और जिसे हम क्या बोलते हैं प्राण शक्ति, क्योंकि आपके अंदर जीवनी शक्ति प्राण शक्ति होती है तभी आप किसी कार्य को कर पाते हैं। और शरीर की जितनी भी क्रियाएं हमारे होती हैं इसी के माध्यम से संपन्न होती हैं। जैसे हमारा जो है बोलना चलना उठना बैठना सब इसी शक्ति के कारण होती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है अपने माँ पे जब निर्भर होता है तो माँ उसका पूरी तरह से ध्यान रखती है ना, उसके खाने का पीने का सब चीज का वो ध्यान रखती है। तो माँ अपने बच्चे के, क्योंकि माँ के सानिध्य में है बच्चा, तो माँ भी पूरा उसका ध्यान रखती है और माँ बच्चा भी सुरक्षित अपने को समझता है। जैसे खाना खिलाते समय आपने देखा है कि कभी खाना खाते खाते खाना अटक जाता है, खांसी आ जाती है तो माँ क्या करती है, पानी पिलाती है और थपथपी देती है पेट पे, तो खाना नीचे हो मतलब आसानी से नीचे उतर जाता है और खांसी खत्म हो जाती है। अगर मान लीजिए जैसे उसमें क्या होता है कि जब जहर कोई खा लेता है तो उस समय देखिए कि वोमिटिंग लग जाती है ना? तो वोमिटिंग के कारण जो है वो सारा जो है टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है। खाना जब श्वास नली में चला जाता है तब भी खराश इसी कारण होती है। तो इसी प्रकार जहरीली चीजें अगर मुंह में चली आती है तो तुरंत वोमिटिंग होने लगती है और वो बाहर निकल देती है। घाव होने पर उसे कौन भरता है, हड्डी टूटने पर उसे कौन जोड़ता है? हम सिर्फ क्या करते हैं सपोर्ट के लिए या उसके एक उसके लिए हड्डी के जोड़ के लिए क्या करते हैं, मलहम लगा देते हैं और सपोर्ट के लिए उसे हम बांध देते हैं किसी चीज से, ठीक है? तो उसे जोड़ने का काम कौन करता है, उस घाव को भरने का काम कौन करता है? प्रकृति स्वयं करती है। भले आप मलहम पट्टी कुछ भी करते रहे लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद वो हड्डी ऑटोमेटिक जो जुड़ती है वो प्रकृति कर पाती है उसको। तो यहाँ पे बात यही है कि हर कार्य केवल प्रकृति रूपी माँ ही कर सकती है। संसार में प्रकृति से बड़ा कोई भी चिकित्सक नहीं है। ऐसा माना गया है कि प्रकृति सबसे साध्य और असाध्य, यानी कितना भी जो है पुराना ऐसा रोग हो, उपचार जो है वो कर देती है। और प्राकृतिक चिकित्सा तो प्रकृति के कार्य में सहायक के रूप में कार्य करती है, ठीक है? जो भी ट्रीटमेंट हम देते हैं वो सिर्फ एक हम हेल्प के लिए, उसकी मदद के लिए उस चिकित्सा को देते हैं, लेकिन जो इंटरनली चीजें जो ठीक होती हैं वो प्रकृति स्वयं हील करती है अंदर से। एक हीलिंग पावर उसके अंदर होती है जो उसको अंदर से स्ट्रॉन्ग करती है और उसको सही करती है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा सिद्धांत है, बोलिए। चिकित्सा रोग की नहीं संपूर्ण शरीर की होती है। अब यहाँ पे बात, कल भी हमने शायद इसको थोड़ी थोड़ी चीजों को, हर चीज को एक्सप्लेन की थी कि चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर की होती है। जितनी भी चिकित्सा पद्धति है उसमें केवल रोग निवारण पे बल दिया जाता है ना? परंतु प्राकृतिक चिकित्सा में केवल रोग की नहीं अपितु संपूर्ण शरीर की चिकित्सा की जाती है। जैसे रोगी, जिससे क्या होता है कि रोग जो है स्वतः ही मिट जाता है, क्योंकि रोग का जो मूल कारण तो शरीर में एक जो इकट्ठा हुआ है वो विष है। जैसे हमने कल आपसे बात की थी कि जब सिर दर्द होने पर हम क्या करते हैं, अधिकांश लोग दवाइयों का प्रयोग करते हैं। सिर दर्द हुआ, कोई भी मेडिसिन ले ली, उसको खाया और उससे दर्द को, और बार बार दर्द होता रहता है, बार बार वो मेडिसिन खाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसकी जड़ तो कहीं और है, लेकिन हम सिर्फ सिर दर्द की दवा लेते हैं और उसको खाने का खा लेते हैं और अपने को दर्द में आराम मिल जाता है, हम अपने काम पे लग जाते हैं। जबकि जड़ उसकी कहाँ है, जड़ उसकी पेट में होती है। कि पेट और आंत जब ठीक से साफ नहीं हो पाती है तो हमें सिर दर्द अक्सर हो रहता है। और इसके साथ साथ शरीर के, अगर हम जो है नेचुरोपैथी में की बात करते हैं तो इसके साथ साथ शरीर शुद्धि का कारण जो है क्या होता है, सिर दर्द जो है रोग समाप्त हो जाता है अगर हम नेचुरोपैथी के द्वारा इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और शरीर के किसी भी अंग विशेष को, रोगी को जो जितने भी अंग है उसे विशेष को रोगी नहीं माना जाता है। मतलब सिर्फ रोगी का सिर्फ एक डिजीज को देख के हम ये नहीं समझेंगे कि इसको ये वाला रोग है तो इसका ही ट्रीटमेंट करें। किसी भी रोग की अगर हमें करनी होती है तो हम पूरे शरीर की सफाई, क्लींजिंग करने की बात करते हैं, कि वो उसको जड़ से समाप्त करने की बात करते हैं, जिससे क्या है कि वो दोबारा रोग ना पनपे। तो यहाँ पे जैसे एक साधारण लगने वाला हमारा, जो हमने पहले भी एग्जांपल दिया है कि नॉर्मल लगने वाला एक कब्ज जो होता है
वो व्यक्ति के संपूर्ण शरीर को रोगी कर देता है ना। कब्ज के कारण ही अपच है, अजीर्ण है, गैस है, एसिडिटी है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, फिशर है, स्किन की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, हृदय रोग हो गए, ये सभी रोग के कारण आंतों से ही संबंधित है, जो विष रूप धारण करके शरीर में फैल जाता है और सिर की ओर जाने पर सिर दर्द, बेचैनी, घबराहट होने लगती है। इसलिए केवल पेट की चिकित्सा और शरीर की सफाई से ही सारे रोग को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए केवल चिकित्सा ना करके संपूर्ण एक शरीर की चिकित्सा की जाती है। तो यहाँ पे अगर कोई हमारे पास मान लीजिए सिर दर्द का व्यक्ति आता है, तो फिर हम उसके पेट की सफाई की बात करते हैं कि इंटेस्टाइन आंतों की सफाई के लिए जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, सिर दर्द का भी देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर का छोड़ देते हैं, लेकिन पेटों की इंटेस्टाइन की सफाई भी करते हैं, आंतों की सफाई करते हैं, जिससे ऑटोमेटिक सिर दर्द धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज के लक्षण को, एक चीज के सिम्टम को देख के ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, बल्कि रोगी के संपूर्ण शरीर की चिकित्सा करने की यहाँ पे बात की गई है। क्लियर? यस। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चिकित्सा में निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार जब सभी रोग एक हैं, उनके कारण भी एक हैं, तो ऐसी अवस्था में रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगर वर्तमान समय में रोग निदान के लिए आपने देखा है कि बहुत सारे डायग्नोसिस होते हैं, बड़ी-बड़ी मशीनें आ गई हैं एक्स-रे वाली, जिसको जो है लोग इससे करवाते हैं एक्स-रे मशीन के द्वारा। पर ये जो एक्स-रे मशीन होती हैं, ये हमारे आँखों की रोशनी को भी प्रभावित करते हैं। इसके बहुत सारे साइड, बहुत ज़रूरी नहीं है कि डायग्नोसिस जो आप करवाते हैं, वो रिपोर्ट सही भी आती है। कहीं-कहीं सही भी आती है, कभी-कभी डायग्नोसिस ही आपकी गलत होती है। आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें रिपोर्ट कुछ की कुछ आ जाती है, पता चला आपको वो बीमारी नहीं है और आपका ट्रीटमेंट उसी का चल गया है। तो डायग्नोसिस जो होती है, वो तरह-तरह की जो जैसे ये आजकल अल्ट्रासाउंड चलते हैं, अल्ट्रासाउंड में भी ये बहुत सारी चीज़ें बच्चों पे भी गलत प्रभाव डाल रही है। तो चीज़ें जितनी हमारे लिए अच्छी भी हैं, उतनी कहीं-कहीं घातक भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे नेचुरोपैथी में हम डायग्नोसिस की बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि मेन इसका कारण हमें क्लियर है कि कारण इसका मेन क्या है। जिससे क्या होता है कि इसके अतिरिक्त रोग पर क्या होता है कि एक तो जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस बहुत ही महँगी है। जो भी टेस्ट होते हैं, जो इतने हम चीज़ें करवाते हैं, वो साधारण आजकल सिंपल सा भी आप कराएँगे 3-4 टेस्ट 2000 3000 आराम से लग जाते हैं। पर जिनके पास अगर पैसे नहीं हैं, ट्रीटमेंट के लिए भी ठीक से पैसे नहीं हैं, उनको अगर डायग्नोसिस में इतने पैसे लग जाएँगे, तो वो ट्रीटमेंट कैसे कराएँगे? तो नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे डायग्नोसिस ऐसी हैं, जिसको करके आप अपनी बीमारियों की आने वाले भविष्य में क्या-क्या प्रॉब्लम होने वाली है, उसकी जानकारी उससे मिल जाती है। जैसे जो शरीर के हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, जैसे आकृति देख के, शरीर की आकृति को देख के आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, टंग डायग्नोसिस करके आप भविष्य में होने वाली जो भी परेशानी है और प्रेजेंट टाइम आपको क्या-क्या परेशानी चल रही है, सिर्फ आपकी जीभ को देख के बताया जा सकता है कि आपको कौन-कौन सी परेशानी है और आगे क्या होने के चांसेस हैं। तो ये टंग को देख के, गर्दन को देख के, पेट को, चेहरे को, आँख को देखकर ये सारी डायग्नोसिस इससे हो जाती है कि कौन-सी बीमारी है और या कहाँ पे कौन-सा मल अभिजात्य जो अधिकता बहुत है, चेहरे पे, गर्दन पे देख के, पेट को देखकर रोगी का निदान किया जाता है, जो एक बहुत ही सरल सहज प्रक्रिया है और रोगी को इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है और आर्थिक दबाव भी बिल्कुल नहीं होता है, कोई भी खर्चा नहीं होता है। हमारे यहाँ क्लिनिक में यहाँ पे टंग डायग्नोसिस चलती है, तो उसको देख के सारी बीमारियाँ बहुत सारी उससे क्लियर हो जाती हैं। और भी चीज़ें हैं कि शरीर के सिम्पटम को देख के या उसके डायग्नोसिस करके उससे भी चीज़ें पता चल जाती है। तो रिपोर्ट तो लाते ही पेशेंट वहाँ पे देखना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट लेके आते हैं, तो कब से क्या चीज़ें हैं। लेकिन अगर ना भी दिखाएँ तो टंग डायग्नोसिस से सारी हिस्ट्री निकाल ली जाती है कि उनको कौन-सी परेशानी है और भविष्य में और क्या-क्या दिक्कत हो रही है और कैसे-कैसे हुई है, वो सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे इस सिद्धांत में यही है कि प्राकृतिक चिकित्सा में निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें उसके कारण को पता चल गया है कि मुख्य उसका कारण क्या है और सभी रोगों की जड़ क्या है। तो इससे ट्रीटमेंट करने में आसानी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं 7वां जो हमारा सिद्धांत है, जिसमें कहा गया है कि जीर्ण रोगी के आरोग्य में समय लग सकता है,
अब जो क्रॉनिक डिजीज है, जो बहुत लंबे समय तक है, उस रोग को ठीक करने में टाइम टेकिंग समय लग सकता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जीर्ण रोगी का मतलब होता है कि जो लंबे समय तक से अपनी जड़ को जमा के बैठा हुआ है और समाप्त करने में उसमें समय भी लगेगा, क्योंकि जीर्ण रोग ना होते हुए बहुत ना जल्दी जाते हैं और ना बहुत ही जल्दी जो है वो पलक झपकते जो है ठीक हो सकते हैं। जीर्ण रोग जो है एक अगर देखा जाए तो जैसे कोई पेड़ होता है जिसकी जड़ बहुत दिनों तक बड़ा पेड़ हो जाता है, तो उसकी जड़ बहुत नीचे गहरे तक उसकी फैल जाती है और वर्षों पुरानी वो जमाई हुई जो जड़ होती है उसको काटना निकालना आसान नहीं होता। जड़ें जमीन में बहुत चली अंदर तक चली आती हैं और पेड़ और तने जो होते हैं उससे बहुत जल्दी जो है काटा जा सकता है, लेकिन उसकी जड़ों को निकालने में समय लग सकता है। इसी प्रकार जो हमारे जीर्ण रोग होते हैं, क्रॉनिक डिजीज होती हैं, वो शरीर में जड़ को अपनी मजबूत से बना लेती हैं और उस जड़ को काटने में थोड़ा समय लगता है। जितने भी देखते हैं कि वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धति में रोग के लक्षणों को मिटाया जाता है। जैसे कुछ समय के लिए अगर देखा जाए तो बार-बार उभर कर सामने आने लगती है। कोई भी बीमारी होती है, कुछ दिन ट्रीटमेंट हम कराते हैं, कुछ दिन फिर हमें आराम रहता है और फिर से दोबारा फिर अटैक करता है, फिर हम चले जाते हैं, फिर जाके उसकी मेडिसिन ले लेते हैं, फिर कुछ दिन चल जाते हैं। तो ये चीज़ें हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम तने और शाखाओं को काटते रहते हैं। पर प्राकृतिक चिकित्सा में हम क्या करते हैं कि रोग की जड़ को मिटाने का हम प्रयास करते हैं और साथ ही जीवनी शक्ति का विकास भी करती है, जो कि औषधियों के सेवन से नष्ट होती हैं। ये अगर देखा जाए, जितना भी हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, जितना भी हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, उतनी और जितनी भी इस दुनिया में हम अपने को जी रहे हैं, वो आज की जो है औषधि इसी का उदाहरण है। अगर देखा जाए कि जो जैसा खाकर मनुष्य सोचता है और स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहा है, और अगर देखा जाए तो मेडिसिन सभी को पता है कि उसके साइड इफेक्ट हैं। हम मेडिसिन की बुराई नहीं करते, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी बहुत होती है तो हम एलोपैथी की ओर जाते हैं, तुरंत नेचुरोपैथी नहीं करते। नेचुरोपैथी को यदि आप कंटिन्यू करते रहते हैं अपने लाइफ में, नेचर की लाइफ को जीते रहते हैं, तो ये चीजें आपको अगर आप पे कभी अटैक भी करती हैं तो कुछ दिन के ट्रीटमेंट करने से ठीक भी हो जाती है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल को नहीं जी रहे हैं ठीक से, आपका वो नहीं चल रहा है, तो आपको मेडिसिन, अगर कोई चीज गंभीर बीमारी अगर हो जाती है तो उस समय मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है और हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। उसकी हम बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं कि नहीं खाना है, नहीं है, लेकिन हर कोई ये जानता है कि दवा खाने के साइड इफेक्ट होते हैं। आप एक बीमारी से तो उबर जाते हैं, लेकिन कुछ नर्वस सिस्टम वाली जैसे होती है टेबलेट, उसको खाने से नर्वस सिस्टम की समस्या बहुत ज्यादा होती है। जैसे आजकल सिंपल सी ले लीजिए, नींद जिनको नहीं आती है, बहुत लोगों की समस्या हो गई है, रात भर जगते रहते हैं, लेट नाइट एक तो सोएंगे, फिर मॉर्निंग लेट उठेंगे, फिर उनका वर्क भी ऑनलाइन कंप्यूटर और इसका रहता है। तो बहुत सारी समस्याओं के कारण इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है कि लोगों को नींद नहीं आती है और नींद ना आने के कारण वो जो है बिना टैबलेट लिए वो सो नहीं पाते हैं। ज्यादा लंबे टाइम तक खाने से ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रही हैं, तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो जीर्ण रोग हैं उनके, जब हम ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं नेचुरोपैथी में, तो जो व्यक्ति इतने दिन से उसने मेडिसिन खा रखी है और फिर नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेने आया है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो उसने विष रखा है अपने अंदर, उसको निकालने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। पहले उस टॉक्सिन को निकालते हैं, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे हम जो है जो ट्रीटमेंट हम नेचुरोपैथी से स्टार्ट करते हैं, उसको डाइट प्लान के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा पहले हम जो है नेचुरोपैथी के द्वारा क्लिनजिंग करते हैं, डाइट प्लान के द्वारा उसकी इम्यूनिटी पावर, जीवनी शक्ति को स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिर उसको ट्रीटमेंट हम प्रॉपर कंटिन्यू चलाते हैं, जिससे क्या होता है कि फिर वो बीमारी एक करके उभर के सामने आती है। और प्राकृतिक चिकित्सा से जीर्ण रोग में हमने कहा ना कि समय लगता है, क्योंकि रोगी को स्वास्थ्य लाभ लगने में एक महत्वपूर्ण वो भी है कि व्यक्ति हर जगह के, जैसे हमने कहा ना कि हर जगह से थक हार के वो आता है ट्रीटमेंट कराने के लिए, और तब वो नेचुरोपैथी की तरफ आता है कि चलो ठीक है, हमने सारी थेरेपी करा ली है, चलो अब एक बार नेचुरोपैथी भी करवा के देख लेते हैं, मिट्टी पानी से भी क्या होता है। तो इस तरह से वो एक तो इकट्ठा करके सारी विष को लेके आता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के कार्य में थोड़ा सा इसीलिए समय लगता है, क्योंकि क्या होता है कि जब उसको ठीक करने में, उसके विष को निकालने में और फिर उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में, उसके डाइट क्लिनजिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर लॉन्ग टाइम तक थोड़े दिन का ट्रीटमेंट लेने के बाद वो बीमारी दोबारा पनपती नहीं है, उसके सिम्टम दोबारा शरीर में नहीं आते हैं
और बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करके वो बीमारी को वो जड़ से समाप्त करती है। तो यहाँ पे समय जरूर लगता है, लेकिन उस बीमारियों से पूरी तरह से वो समाप्त हो सकती है। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ मैम जैसे अभी कोरोना आया था जो कि वायरस बेस्ड ये बीमारी थी, तो क्या हाँ ऐसे जो एक्यूट ही माना जाएगा शायद, हाँ। तो क्या इसको प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर ठीक किया जा सकता है? अच्छा तो बेटा आप ये देखो कि जब ये महामारी फैली थी कोरोना की, तो आपने देखा है कि वहां पे योग की ज्यादातर थेरेपी उसमें फायदा की है कि नहीं की है। जो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे थे, जो लोग नेचुरल चीजें ले रहे थे, उनमें अटैक तो सब पे हुआ है, क्योंकि महामारी ऐसी थी कि एक दूसरे से जम से फैल रहे थे, लेकिन वो सारे ही उबर गए उससे, है ना। मैम सह उपचार के साथ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ले रहे थे लोग, तो दवाइयाँ देखिए उसमें तो कुछ दवाइयाँ आयुर्वेद भी किसी ने की है, उसमें तो बहुत सारी मेडिसिन निकली थी, और बहुत सारे जो योग के स्टूडेंट थे, जो यहाँ पे लोग थे, हवन से भी ठीक हुए हैं, और उन्होंने मेडिसिन जो है सिर्फ यही हर्बल चीजें रखी हैं, और उससे भी खा के वो ठीक हो गए। यहाँ हमारे यहाँ भी कैंपस में बहुत लोग कोरोना से इफेक्ट हुए थे, बहुत लोग हुए थे। कुछ लोग तो नहीं रहे क्योंकि कुछ बीमार भी थे, कुछ का ज्यादा ही रहा, लेकिन ज्यादातर लोग तो यहाँ पे रिकवर भी हो गए। तो इन सब चीजों को ठीक किया जा सकता है अगर आपकी लाइफ स्टाइल सही है। तो वो चीज हमने कहा ना कि अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है और आपके ऊपर महामारी, जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि महामारी होती है तो उसमें 100% उसकी चपेट में नहीं आते हैं, सिर्फ 10 to 20% आते हैं, क्योंकि वो उनकी जीवनी शक्ति कम होती है, इसलिए उन पे अटैक होता है। तो यहाँ पे भी हर कोई उस पर प्रभावित नहीं हुआ था, कुछ ही लोग हुए थे उसमें से। हर कोई नहीं प्रभावित, घर के 4 सदस्य हैं तो चारों भी नहीं हुए हैं, कहीं कहीं पर, कहीं कहीं हो गए, चारों हो गए, नहीं तो सिर्फ उसी को नॉर्मल हर्बल जो है नेचर की लाइफ को जी के उन्होंने अपने को ठीक कर लिया है। और कुछ चीजें देखिए ऐसा भी नहीं है कि हम ये भी नहीं कहते कि श्योर की बिल्कुल ठीक ही हो जाएगा, कुछ चीजें हमारे भाग्य की भी होती हैं, है ना। भाग्य की चीजें जो होती हैं उनको ठीक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये आप लोग भी मैम पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है ना, मैम कि प्रकृति में कैंसर जैसी चीजें भी मतलब ये ये इस भाग्य पर की निर्भर बीमारी है, ये भाग्य की बीमारी है। जी कैंसर जो लॉन्ग टाइम पे चलती हैं चीजें, ये भाग्य की बीमारी कही जाती है। आप ये देखिए इम्यूनिटी से संबंधित रामकृष्ण। नहीं है ना मैम? हम्म। इम्यूनिटी से संबंधित नहीं है क्या मैम कैंसर जैसी बीमारी? देखिए कैंसर इम्यूनिटी तो बॉडी की इम्यूनिटी को कमी कर देता है, कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, है ना। तो कैंसर को एकदम से ऐसे, पहली बात तो हमने कहा कि लास्ट स्टेज पे तो इसको एक तो कैंसर का पता चलता है ना। और कहा भी नहीं जा सकता कि आप नेचर लाइफ को जी रहे हैं और आपको कैंसर किसी को ना हो, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि ये सब भाग्य की बीमारी होती है। रामकृष्ण परमहंस जी कितने बड़े साधक थे, है ना, संत कितने बड़े थे, पर उनको गले का कैंसर हुआ, है ना। तो कुछ चीजें होती हैं जो भाग्य की होती हैं, पर जो चीजें अपने हाथ में है उनको तो हम रिकवर कर सकते हैं। भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता, पर कुछ चीजें जो हैं उसको तो अपने हाथ में हमारे है ना, हम भी लाइफ स्टाइल को सही रख सकते हैं, अपने आहार विहार को ठीक रख सकते हैं। अगर कोई परेशानी आई है तो उसको तो हमें फेस करना ही करना है। पर एक होता है कि बहुत ज्यादा हम उसको झेल के करते हैं, क्योंकि हम उस चीज को लाइफ को जीते नहीं है तो हमें बहुत टाइम लगता है। एक व्यक्ति है कि 15 दिन में ठीक हो गया, एक व्यक्ति है कि महीने 2 महीने पड़ा रहा बिस्तर पे। तो ये सब चीजें हमारी लाइफ पे और हमारी डाइट पे भी डिपेंड करती हैं। अब कैंसर के बहुत सारे पेशेंट हैं जो इस चीज से घबरा जाते हैं, तो वो ठीक भी नहीं हो पाते, और कुछ है कि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है, वो अंदर से इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो ट्रीटमेंट तो सारे कराते हैं और वो 10 साल चल जाते हैं। तो ये भी बात होती है, मन से भी स्ट्रांग भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखिए, ट्रीटमेंट में इसमें आयुर्वेद की दवाएं ज्यादा फायदा करती है कैंसर में, अगर कहा जाए तो। अगर कैंसर किसी को है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन और जो हवन सामग्री का हमने बताया था हवन करने के लिए, ये दो चीज ज्यादा इफेक्ट करती है। और हमारे यहाँ कैंसर के पेशेंट के लिए तो यहाँ पे डॉक्टर भी काफी स्पेशलिस्ट भी हैं यहाँ पे, तो वो लोग तो ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ, और ये हवन सामग्री देके वो कैंसर के पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, वो लोग किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं। ठीक है। अब इसमें जो बात की गई है कि वर्तमान समय में जितनी भी हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, उसका काम क्या होता है कि जो उभरते रोग हैं उसको से क्या होते हैं, दब जाते हैं। ठीक है। इसके विपरीत प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं।
जिसके कारण कई रोगी इस पे अविश्वास पैदा करते हैं। उनको विश्वास नहीं होता कि हम तो ट्रीटमेंट लेने आए थे और हमारी जो है बीमारी बढ़ गई। तो बीमारी बढ़ गई, जबकि बीमारी बढ़ती नहीं है, ये जो अप्रत्यक्ष रूप से थी वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आ जाती, जो हमें दिखती नहीं थी वो बीमारी सामने आके दिखने लगती है, जिससे उनका उपचार किया जाता है। और प्राकृतिक चिकित्सा में जो हमने बात की कि संपूर्ण शरीर का उपचार किया जाता है, जिससे संपूर्ण शरीर के विजातीय द्रव को बाहर निकालते हैं, जिससे शरीर में अन्य दबे रोग भी बाहर निकलते हैं और उचित उपचार से जल्दी ही चले जाते हैं। यहाँ पे उभार को चिकित्सीय भाषा में तीव्र रोग कहा गया है ना? क्योंकि एक सामान्य अर्थ में अगर देखा जाए कि एक जो रोगी है तीव्र अवस्था में अलग अलग स्थानों पे विष को निकालता है, ठीक है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसे हम जो है पॉजिटिव उसमें लेते हैं कि अगर इस तरह से सिम्टम दिखते हैं, जैसे हमने बताया कि अगर कोई एलोपैथिक दवा लेते हैं या कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उससे हमारी बीमारी उस समय दब जाती है और हमें अच्छा भी लगता है कि अरे हमें तो चलो ठीक हो गया है। पर नेचुरोपैथी में जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसमें उभार का सिद्धांत है। यहाँ पे कुछ चीजें उभर के आती हैं, तो इससे क्या होता है कि जो रोगी व्यक्ति आता है उसको जो है एक तो अविश्वास भी हो जाता है कि ये तो हमको साइड इफेक्ट कहीं कर गई है, इसके जो है हमें परिणाम सही नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे एक सामान्य दिखने वाला सिर दर्द जो है, पेट दर्द है, जब सिर दर्द होगा तो उस समय पेट दर्द और जो है लूज मोशन लगना, क्योंकि सिर दर्द होने पर जब हम दवा से उसको दबाते हैं तो इसका संबंध जो है पेट दर्द, पेट से भी होने लगता है और दवाओं से बार बार दबाते रहते हैं। और उससे क्या होता है कि जो जैसे हमने आपको बताया था कि अगर लूज मोशन लगे हैं तो उसको बार बार रोकने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मल शरीर से अलग अलग स्थानों पे निकलने लगता है जो जमा होता है। तो प्राकृतिक उपचार से समय में मल बाहर निकालने का प्रयास करता है और सभी रोग जो है उभर के एक एक सामने आते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में इसके उभारों को अनदेखा नहीं करते हैं, तत्काल उसकी चिकित्सा की जाती है। जब आप सिर दर्द का, जैसे हमने कहा, ट्रीटमेंट लेंगे, पेट पे हम ट्रीटमेंट लगवाते हैं, तो क्या होता है कि कभी-कभी पेट में कॉन्स्टिपेशन जिनको ज़्यादा रहता है या इसके कारण भी गैस जिनको बहुत ज़्यादा बनती है, सिर दर्द होने लगता है। तो जब ये ट्रीटमेंट करते हैं तो पेट में कभी-कभी दर्द भी होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी होता है, मरोड़ होती है और सिर में भी दर्द बढ़ता है, गैस चढ़ती है जगह-जगह से, तो फिर कभी-कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में तो थोड़ा-सा तो दिक्कत आती है, लेकिन ये है कि धीरे-धीरे आप उसको इंटरनली क्लींजिंग अगर करते रहेंगे 2-3 बार, तो वो चीज़ों को जड़ से हटा देती है। तो यहाँ पे जब ये सिम्पटम आते हैं, तो हम नेचुरोपैथी में इसको पॉजिटिव सिम्पटम से मानते हैं कि ये हमारे लिए अच्छे हैं। इससे क्या होता है, रोगी की जीवनी शक्ति जो है, उसका क्षय होता है और रोगी घबराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सोचना चाहिए कि उसका रोग जो है वो जड़ से समाप्त हो रहा है और उसको दोबारा ना होने की संभावना जो है लगभग समाप्त हो जाती है। तो अगर इसमें कभी ट्रीटमेंट के दौरान कभी कोई प्रॉब्लम अगर थोड़ी बहुत आ भी जाती है तो इसको गलत ना समझे कि ये ट्रीटमेंट में उभार के सिद्धांत को है। हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, उनका भी ये कहना होता है कि ऐसे कैसे हो गया है, तो उनको बताना पड़ता है, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद वही चीज उनको ठीक होने लगती है, तब उनको समझ में आता है कि नहीं अब आराम है। लेकिन पहले दिन आते हैं तो वो घबरा जाते हैं, अगर कभी इस तरह से सिम्टम आते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे एक सिद्धांत है कि प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं और यहाँ पे दबाते नहीं है ट्रीटमेंट को कि वो चीजों को दबा दिया जाए जैसे मेडिसिन के द्वारा करते हैं। तो दबाना नहीं है, बल्कि उसको उभार के सिद्धांत में जो भी ट्रीटमेंट हम देते हैं उसको किसी न किसी माध्यम से उस जो विष जमा है उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो नवा सिद्धांत हमारा लास्ट है, वो है प्राकृतिक चिकित्सा में मन, शरीर, आत्मा तीनों की चिकित्सा की जाती है। अब देखिए यहाँ पे शरीर, मन, आत्मा तीनों का सामंजस्य का नाम ही जो है पूर्ण स्वास्थ्य है ना? क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो, उसी को हम स्वस्थ मानते हैं, है ना? बीमार ना होना ये स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है ना? कि जो है जिनका वात, पित्त, कफ जो है मिलकर बना है हमारा शरीर, और इसका संतुलन बनाकर अगर हम रखें, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या का यदि हम पालन करते हैं और अपनी आत्मा, इंद्रिय, मन अगर हमारी प्रसन्न है, तो स्वस्थ की कल्पना हम कर सकते हैं और दीर्घायु भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक यानी जो है आत्मा तीनों की सामंजस्य की बात की गई है, उसी को हम पूर्ण स्वास्थ्य मानते हैं।
क्योंकि शरीर के साथ मन जब तक स्वस्थ नहीं होता है, व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ नहीं रह सकता है। और शरीर और मन तभी पूर्ण तरह से स्वस्थ रह सकते हैं जब आत्मा स्वस्थ होगी। केवल शरीर को स्वस्थ रखना ही मनुष्य का हमारा कर्तव्य नहीं होता है, क्योंकि मन और आत्मा शरीर से जो है अभिन्न अंग नहीं है। बिना मन के खुश हुए हमारी इंद्रियां भी खुश नहीं रह सकती हैं। अगर आपका मन प्रफुल्लित है, स्वस्थ है, तो आपकी इंद्रियां एक्टिव रहती हैं और स्वस्थ रहेगी। और जो है कितना भी, जैसे कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा की प्रणाली में अगर विशेषता की बात करते हैं कि मनुष्य में मानसिक स्वास्थ्य को और मानसिक स्वास्थ्य को उसके शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा ऊपर महत्वपूर्ण माना गया है, और मानसिक से ऊपर आत्मिक जो है वो माना गया है। तो यहाँ पे जब बात करते हैं कि शरीर तभी स्वस्थ होगा जब हमारी आत्मा और मन स्वस्थ होगा। और जो है इसकी बात अगर हम करते हैं कि आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ मनुष्य जो होता है पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, क्योंकि वो मोक्ष की प्राप्ति की बात कर सकते हैं। जीवन के जो हमारा लक्ष्य होता है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकता है, जहाँ हिंसा और क्रोध है, घृणा है आदि जो जितनी भी मानसिक रूप से पनपते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में साथ में महत तत्व की बात की गई है। इसको स्वस्थ रखने के लिए, आत्मा के स्वास्थ्य के लिए जो इसमें 5 तत्व हमने बताए थे, इसमें एक तत्व की और बात करते हैं। वो हमने फर्स्ट डे और आज दिन नहीं बताया था, क्योंकि आप लोग कहीं ये ना सोचो कि मैम ने 5 तत्व बताए थे और ये छठा तत्व कहाँ से आ गया है। छठा तत्व जो उसमें एक आता है, षट तत्व की बात करते हैं। आप प्राकृतिक आयुर्विज्ञान जब पढ़ेंगे, ये राकेश जिंदल की बुक, तो उसमें षट तत्व की बात की गई है। षट तत्व का मतलब होता है 6 तत्व। 5 तत्व तो हमारे पंच भौतिक तत्व हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की बात की गई है। छठा तत्व जो है वो है महत तत्व। महत तत्व का मतलब ये होता है कि जो हम ईश्वर का राम नाम का जप करते हैं, इसमें क्या है कि जिससे मनुष्य आत्म संयम होता है। आपने देखा जब कोई ट्रीटमेंट हम करते हैं और पूरी शक्ति अपनी लगा देते हैं, सब ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लास्ट में डॉक्टर क्या बोलता है कि हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर दिया है, अब आप भगवान से प्रेयर करिए। तो कोई भी ट्रीटमेंट हम करते हैं उसमें हमें ईश्वर को नहीं भूलना है। तो यहाँ पे इन्होंने महातत्व की जो बात की है कि महातत्व जो होता है वो राम नाम चिकित्सा पर बल दिया गया है, जिससे मनुष्य का जो है आत्म संयम जो है उससे सीखता है और अपनी जीवन शैली को बदलकर संपूर्ण शरीर जीवन को उचित दिशा दे सकता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में जो बात की गई है कि शरीर मन की जो है शुद्धि तो की जाती है, पर आत्मा की शुद्धि के लिए ईश्वर का स्मरण बहुत जरूरी है। जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनका ध्यान रखिए, जिससे आत्म संयम की जो है वो आपके अंदर उत्पन्न हो, और आप जो है दूसरों का भी कल्याण, क्योंकि जब आध्यात्मिकता हमारे अंदर आती है तो हम परमार्थ की भावना ज्यादा रखते हैं अपने अंदर। स्वार्थ की भावना जो कम होती है, परमार्थ की भावना ज्यादा होती है। और शारीरिक स्वास्थ्य, जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, जब मन स्वस्थ रहेगा, तो शारीरिक स्वास्थ्य कितना भी हमें अगर असाध्य शरीर में हो भी जाता है, तो मन अगर हमारा अंदर से प्रफुल्लित है, इंद्रियां अगर हमारी स्वस्थ हैं, तो फिर हमें शरीर पे कितने भी कष्ट आ जाए उससे हम प्रभावित नहीं होते हैं। तो मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आत्म संयम होना बहुत जरूरी है। और जब तक आत्मा को आप नहीं समझेंगे, आत्मा उसको नहीं जानेंगे, आत्मा के स्वरूप को नहीं समझेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आपका जो है मन बस में नहीं होता है। तो यहाँ पे तीनों को सामंजस्य करने के लिए ये चीजें बताई गई हैं। मेनली इसमें षट तत्व की जो चिकित्सा होती है उसके बारे में चर्चा की गई थी। यहाँ पे लास्ट जो हमारा आता है वो है 10वां सिद्धांत है, वो है प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक औषधियों के सेवन का प्रश्न ही नहीं है। अब यहाँ पे जो बात करते हैं कि जो मेडिसिन हम लेते हैं उसको लेने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके हमें कारण क्लियर हो गए, उसका जो है मेन जो सभी रोग है उसके कारण क्लियर हो गया और उसको उपचार भी क्लियर हो गया है। तो औषधि उपचार का जो सिद्धांत है कि रोग कोई बाहरी चीज नहीं है जिसका शरीर पर आक्रमण होता है, अतः इसे औषधियों के माध्यम से दूर करना चाहिए या बाहर से आए हुए कीटाणु को औषधि से समाप्त करना चाहिए। जबकि जितना संपूर्ण प्रकार की औषधियां हैं वो एक प्रकार की विष हैं, ये सभी को पता है, जिनसे व्यक्ति ठीक करने से में सफल तो होता है, पर निर्धारित मात्रा से अधिक लेने पर व्यक्ति जो है जो है उसकी मौत तक हो सकती है। और कभी कभी मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं।
तो क्या होता है कि सही मेडिसिन ना मिलने पर वो उसे जो है साइड इफेक्ट भी कर देते हैं और लोगों की जान तक भी जाती है, क्योंकि विष तो विष ही है। लेकिन आज का जो है ये आज इसका क्या है कि जो ये कोई भी गोलियां हम लेते हैं, चाहे वो नींद की गोलियां हैं, व्यक्ति को तुरंत जो है नींद तो दे देती है उस समय, लेकिन हमने कहा ना कि ये धीरे धीरे गोलियां अगर व्यक्ति लगातार खाता रहता है, नींद की गोली बार बार लेता रहता है, तो उसे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ने लगती है शरीर में, धीरे धीरे वो जो है उसको खाती है और ना मिलने दवा पर वो कुछ समय बाद अगर प्रतिगम लग जाए तो दवाइयों की जो है, आपने देखा है कि मेडिसिन कुछ जो टाइम पीरियड की लिमिट होती है कि इस टाइम तक ही वो दवा काम करेगी, उसके बाद नहीं करती है। तो वही स्थिति हमारे शरीर में भी है, लेकिन मनुष्य उनका उपयोग करता रहता है लंबे समय तक, वो दवाइयां उसको नीड है नहीं है लेकिन वो लेता रहता है। आजकल तो मेडिकल स्टोर जाके भी ऐसे मेडिसिन ले ली जाती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी प्रकार की औषधियों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। औषधियों को अत्यधिक हानिकारक माना गया है यहाँ पे, जिससे रोग कम होने के बजाय और भी बढ़ता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि शरीर औषधियों से नहीं बल्कि प्रकृति से निर्मित हुआ है, और इसलिए जो पंच तत्व हमारे बताए गए हैं उनके द्वारा शरीर के लिए पंच तत्वों का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकृति से बड़ी औषधि या सबसे उससे बड़ा चिकित्सक और कोई नहीं है। प्रकृति के सभी जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, हमने कहा ना जितने भी खाने वाली पदार्थ है वो सब औषधि हैं। और जो पंच तत्व में है जैसे शुद्ध वायु हो गई, धूप है, जल है, ये सब औषधि ही है जो रोग को दूर करने की क्षमता रखती हैं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में जो भी औषधि हैं उनका प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो भी विषैली औषधियों को शरीर में अनावश्यक घातक समझा गया है, और दवा औषधियों और रोग को छुड़ाना नहीं है। औषधियों की जो होती हैं वो एक सामग्री है और प्रकृति के द्वारा मरम्मत के काम में लगाई जाती है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में सभी को जितने भी खाद्य सामग्री है वो औषधि मानी गई है। तो यहाँ पे हम लोग मेडिसिन जब नेचुरोपैथी की पंचतत्व का कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हम मेडिसिन का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। अगर हमें करना होता है तो हमने कहा ना कि जैसे वायु के द्वारा, सन रेज के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, और ये खा जो हमारी जितनी भी चीजें हैं डाइट प्लान के द्वारा, इनके द्वारा हम जो है ट्रीटमेंट करते हैं। और बहुत इमरजेंसी अगर कभी हमें हर्बल मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कोई नी पेन का आ गया है, कोई स्किन डिजीज का आ गया है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ हर्बल जो मेडिसिन लीव होती है उनको लेके उसका स्टीम बना के उसके पानी से उसकी सिकाई करके उससे हम उसको ठीक करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ उसकी हर्बल मेडिसिन को हम लेते हैं, बाकी कोई भी मेडिसिन का उपयोग हम नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट में नहीं करते हैं। तो ये जो 10 सिद्धांत बताए गए हैं, ये 10 सिद्धांत हमारे जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बताए गए हैं कि इन्हीं 10 सिद्धांतों पे हमारी प्राकृतिक चिकित्सा काम करती है। अगर आपने ये 10 सिद्धांत समझ लिए तो आप प्राकृतिक चिकित्सा किसी को भी देते हैं तो आप उसको सेटिस्फाइड कर पाएंगे, आप उनको बता पाएंगे कि नहीं, जब आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको ये समस्या आती है और इन्हीं 10 सिद्धांतों पे हमारी ये थेरेपी पूरी काम करती है। जैसे हमने 3-4 सिद्धांत आपको इसमें बताए थे, कल भी बताए थे कि ये सिद्धांत उसमें जब लागू होते हैं तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आप उनको क्लियर कर पाए कि ये प्रॉब्लम ट्रीटमेंट लेने के दौरान इस तरह से आते हैं, जिसके कारण जो है आपको ये समस्या आ सकती है। पर ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं और ये कुछ दिन आपके उसमें रह के और ये पूरी तरह से चले भी जाते हैं। तो नेचुरोपैथी की ये 10 सिद्धांत जो है हमारी थेरेपी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बताए गए हैं। और बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लीजिए। मैम जैसे हवा, पानी, आकाश, ये सब प्रकृति के प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर आते हैं, तो क्या ये पेड़ पौधे जो जड़ी बूटियों के रूप में हम काम में लाते हैं आयुर्वेदिक में, तो क्या ये प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। देखिए, नेचुरल चीजें जो भी हम लेते हैं वो सब प्राकृतिक चिकित्सा ही है ना। अब आजकल क्या है कि देखिए, वैसे तो प्राकृतिक चिकित्सा को हम नेचर से कोरिलेट कर रहे हैं पंच तत्व के द्वारा, लेकिन जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व में हमने आपको बताया था कि इसमें मड थेरेपी भी है, और जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो सब पृथ्वी से तो उत्पन्न होते हैं। जितने भी पेड़ पौधे जो भी हमारे मेडिसिन वाले हैं प्लांट, ये सारे उसी से तो उत्पन्न हो रहे हैं। तो खाद्य पदार्थ भी तो हमारे पृथ्वी तत्व से ही आ रहे हैं, तो ये पंच तत्व में तो आते हैं।
तो मैम ये आयुर्वेदिक को प्राकृतिक चिकित्सा से वो क्यों अलग इसलिए किया किया जाता जाता है? है बेटा, क्योंकि क्या है कि प्राकृतिक चिकित्सा में पंच तत्व में ज्यादातर हमने कहा ना कि पहले तो हम लोग प्रायोरिटी सिर्फ किसको दे रहे हैं, ये 5 तत्व को दे रहे हैं। डाइट प्लान तो हर किसी थेरेपी में है, कोई भी थेरेपी आप ले रहे हो तो डाइट प्लान उसमें आपको करना ही करना है। जो भी आप खाने पीने की चीजें होती हैं, डाइट वो रूटीन आपको बताया जाता है। पंचकर्मा में क्या होता है, पंचकर्मा में आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ सारे ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे हम जो स्टीम देते हैं अपने यहाँ, तो हम स्टीम सिंपल पानी की भाप तैयार करते हैं और व्यक्ति को, पेशेंट को हम करवाते हैं। हमने कहा ना कि अगर बहुत ज्यादा कभी हमें नीड होती है तो हम उसमें अरंड के पत्ते डाल देते हैं, या कभी नीम का दे दिए कभी उस स्टीम बनाते समय, तो उसके पानी की स्टीम भाप हम करवा देते हैं। आयुर्वेद में क्या करते हैं, वो टोटली आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा सारा ट्रीटमेंट होता है। हम एनिमा करवाते हैं, एनिमा करवाने में नेचुरल पानी जो होते हैं उसको तैयार करके सिर्फ हम ट्रीटमेंट इंटरनल क्लींजिंग करवाते हैं। आयुर्वेद में उसका काढ़ा बना के प्रॉपर मेडिसिन के द्वारा, डिजीज के द्वारा वो सारी मेडिसिन को इकट्ठा करके उसका काढ़ा बना के उसका एनिमा करवाते हैं। पोटली कुछ मेडिसिन की वो जो है वो पेस्ट बना के उसकी पोटली बना के वो सिकाई करते हैं। स्टीम देते हैं, वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा देते हैं। वमन कराते हैं, वो भी काढ़ा वो बना के वो वमन कराते हैं। तो वो सारी थेरेपी उनकी मेडिसिन के द्वारा होती है। और नेचुरोपैथी में सिर्फ नेचर के द्वारा सिंपल पानी होता है, सिंपल मिट्टी होती है, सिंपल धूप होती है, सिंपल स्टीम होती है, सारी चीजें बिल्कुल सिंपल होती है। उसमें कहीं भी कोई भी मेडिसिन हम यूज नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा कोई क्रॉनिक पेशेंट आ जाता है हमारे पास, बहुत टाइम पीरियड, जमा दीजिए किसी को 5 साल 6 साल से प्रॉब्लम चली आ रही है, दर्द की, स्किन की कोई ऐसी समस्या आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन लेके आ गया है, तब हम लोग इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं कि चलिए कुछ कुछ मेडिसिन हर्बल लीव लेके उसको दे देते हैं। नहीं तो सिंपल सा हम लोग से इसी सिंपल पानी से ही उनको 10 दिन में ठीक करके भेज देते हैं। तो नेचुरोपैथी में पंच तत्व की चिकित्सा है, इसलिए जो है ये नेचर के द्वारा चिकित्सा की जाती है, विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट है। पंच तत्व की चिकित्सा है, इसलिए इसे प्राकृतिक चिकित्सा कहा गया है। और पंचकर्मा आयुर्वेदिक के साथ है, आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ करते हैं, इसलिए वो पंचकर्मा में आती हैं। तो पंचकर्मा में भी यही चीज होती है, स्वेदन है, स्नेहन और यवमन, ये सारी चीजें उसमें भी आती हैं, वस्ती है। तो लेकिन वो सब मेडिसिन के साथ करते हैं, वो लोग सिंपल चीजें नहीं करते हैं। पर आयुर्वेद में एक चीज और भी ध्यान रखनी होती है कि उसमें क्वांटिटी बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। किसी चीज की मात्रा कम ज्यादा हो जाती है तो वो भी शरीर में को नुकसान कर देती है, क्योंकि शरीर में वात पित्त कफ का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इसकी अधिकता हो गई, कमी हो गई, तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। और हर किसी की बॉडी वात पित्त कफ से बनी हुई है। और आप लोग को पता है कि वात पित्त कफ के संबंधी कितनी बीमारियां होती है, किसी को मालूम है? मैम एग्जैक्ट 80 प्रकार की वात रोग है। गुड। और ऐसे 140 और प्रकार की याद ही कहा बीमारियां था। होती है, जिसमें कफ की 20 होती है ना, पित्त की 40 होती है और वात की 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं। ये सब आप जब हट प्रदीप का हठ योग पढ़ोगे ना तो सब कुछ उसमें लिखा होगा। तो ये जो बीमारियां होती हैं, कौन सी बीमारी कैसी है, किसमें कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी आपको करवानी है, इनकी नॉलेज जब तक नहीं है, अगर आप उसके उसके में करते हैं तो आपके साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। पर नेचुरोपैथी में यदि आपने मिट्टी पानी अगर ले लिया और कहीं अगर कुछ प्रिकॉशन में थोड़ी बहुत अगर हेर फेर कर भी दी, तो आपको कोई उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। थोड़ा सा आपके शरीर को प्रभावित जरूर करेगा कि आपको मान लीजिए ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या किस तरह से हो रहा है, और आपने एकदम से स्टीम ले ली तो थोड़ी सी आपको घबराहट बेचैनी हो जाएगी, लेकिन उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, थोड़ा सा आप रेस्ट करेंगे, अपना थोड़ा ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक हो जाएंगे। पर अगर आयुर्वेद में कोई मेडिसिन आपने एक्स्ट्रा कुछ ऐसी ले ली तो वो आपको साइड इफेक्ट कर सकती है। तो नेचुरोपैथी में विदाउट साइड इफेक्ट ट्रीटमेंट है, विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट है, इसलिए ये नेचर की थेरेपी है। तो यहाँ पे इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए नेचुरोपैथी इज द बेस्ट है। ठीक है। और आयुर्वेद अपने भी बेस्ट है, आयुर्वेद में क्रॉनिक डिजीज वहां भी ठीक होती है, हमारे सारी थेरेपी चलती है। लेकिन नेचुरोपैथी सिर्फ नेचर के द्वारा है, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मिट्टी पानी की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस। मैम नाड़ी विज्ञान नेचुरोपैथी का भाग है क्या? नाड़ी विज्ञान ये आयुर्वेद का भाग है और योग में भी है, क्योंकि योग नाड़ी तो उसमें आयुर्वेद में चेक करते ही हैं, जिससे आपके वात पित्त को चेक करके पता किया जा सकता है कि जो है कौन सी बीमारी है और किस प्रकृति की, कफ की या पित्त की, जो भी है वो बीमारी पता की जाती है। और नाड़ी विज्ञान का योग में भी बहुत बड़ा रोल है। आपके योग में पढ़ रहे होंगे कितनी नाड़ियां होती हैं टोटल? मैम नाड़ी तो 84,000 ऐसा कुछ। 72,000, सॉरी 72,000 नाड़ियां हैं, है ना।
और मुख्य नाड़ियां 14 हैं, 3 नाड़ियां मुख्य हैं शरीर में, है ना, जो आप लोग अभी सब पढ़ रहे होंगे। तो नाड़ियों का अपना है कि जिससे हमारी इंद्रियां जो है उससे जो है मन इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए योग में बताया गया है कि नाड़ियों के द्वारा जो है एड़ा पिंगला की जो हम बात करते हैं उसके द्वारा अपने श्वास प्रश्वास को जो है करके उसको नियंत्रित करके सम करके आत्मा से ये अपने को व्यवस्थित करने के लिए हम लोग नाड़ी का अभ्यास करते हैं। तो नाड़ी विज्ञान का हम लोग नेचुरोपैथी में तो ज्यादा चेक नहीं करते हैं, आयुर्वेद वाले नाड़ी चेक करते हैं यहाँ पे पंचकर्मा में जो आते हैं। हमने कहा ना कि हमारे डायग्नोसिस होती है टंग डायग्नोसिस, हम लोग टंग डायग्नोसिस ज्यादा करते हैं, जीभ को देख के ही सारी बीमारी का पता लगा लेते हैं कि कौन सी बीमारी है, बीपी है या हार्ट है या स्टोन है या किडनी है, यूट्रस की प्रॉब्लम है या ओवरी में है, कोई भी जो भी समस्या होती है वो सारी उससे चीजें क्लियर हो जाती हैं। और फेस को देख के बॉडी के पार्ट को देख के ही बहुत सारी चीजें डायग्नोसिस की जा सकती है, तो उसी से कर लेते हैं। नाड़ी विज्ञान के बारे में ये आयुर्वेद के टीचर आपको अच्छे से कंसल्ट कर पाएंगे और उसका रिजल्ट भी है कि जो नाड़ी देखते हैं वो अच्छे से बता भी देते हैं कि आपको कौन सी परेशानी है और क्या क्या दिक्कत होने वाली है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और कोई क्वेश्चन? यस मैम। मैम जैसे अधिकांश या कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि एक दो बार ठीक नहीं हुआ तो बोलते हैं अरे आपको तो एलर्जी हो गई है। तो एलर्जी के लिए कैसा क्या करते हैं? एलर्जी की मतलब क्यों होती है? एलर्जी किस चीज की? कोई भी चीज की एलर्जी है, स्किन से भी हो जाती है, सर्दी जुकाम से भी हो जाती है। देखिए एलर्जी तो कई कारण से होती है ना। जी एलर्जी किसी को वाटर से भी होती है, किसी को डस्ट जी से भी हो जाती है, किसी को किसी के फूड से भी हो जाती है। तो किस प्रकार की एलर्जी है ना। तो ये एलर्जी है, ये सारे ट्रीटमेंट बहुत इजीली हो जाते हैं। मैंने कहा ना कि इस सब डाइट प्लान के द्वारा बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा के सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बस ये कि सब में थोड़ा टाइम लगता है सब थेरेपी। कोई क्वेश्चन और हो आप लोग के तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर ऑफ करते हैं, सर को बुला। जी मैम, ओके, थैंक यू।